अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अभी यहाँ पर हमारे तनवीर इस्माइल फरीद सर के यहाँ बंगले पर आए हुए हैं और हमें सर जो हैं केमीएस के फाउंडर मेंबर्स में भी है और ये केमीएस के ताल्लुक़ से हमको जो भी आज मालूमात और जो भी इस ताल्लुक़ से हमारे जो कन्फ्यूजन्स है आज ये दूर करने के लिए हम इनके पास आए हुए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमें केमीएस के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात और जो कुछ भी अदारे के ताल्लुक़ से जो अहम मालूमात और अदारे के मुस्तकबिल के लिए क्या लाए अमल होगा और अदारा मुस्तकबिल किस में महफूज होगा उस ताल्लुक़ से हमको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं जानना चाहूँगा हमारे तनवीर फरीद साहब से कि हम आपके पास जो मालूमात के लिए हैं आप बराए करम केमीएस के ताल्लुक़ से हमें बुनियादी मालूमात दें। सोसाइटी का क़याम कब हुआ, सोसाइटी के किस तरीके से अलग अलग मराइल नशीब व फरात से सोसाइटी गुज़री और आज 2022 तक क्या हालात हो रहे हैं और सोसाइटी किन मराइल से तरक्की करते हुए आज ये जो हालात आ गए हैं सोसाइटी के, ये जो इतने तनाज़ात पैदा हो रही है, तो बराए करम इसके ऊपर आप एक जामे अंदाज में आप रोशनी डालें ताकि आवाम तक एक सच्चाई पहुँचे। पहले तो मेरे को हैरत ये हो रही कि आप लोग मेरे पास पहुँचे किस तरह। आप लोग मेरे पास आए केमीएस के मालूमात के हिसाब से खुशी हुई मेरे को, लेकिन ऐसा बहुत कुछ केमीएस के मैं बहुत बड़े अहदे पे या ऐसा तो हूँ नहीं। मैं एक रात दिन का उन केमीएस के साथ सालों से काम करा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फाउंडर मेंबर में से मैं नहीं हूँ। आपने अभी कहा कि फाउंडर मेंबर, तो मैं फाउंडर तो 1927 में यानी 100 साल होने को आए जब वो सोसाइटी शुरू हुई थी। और जब मेरे ख्याल से केमीएस के नाम से भी नहीं शुरू हुई थी, उर्दू इंग्लिश या ऐसे नाम से शुरू हुई। बाद में वो जायरूमी फैमिली ने 3.5 एकड़ जगह थाना रोड पर दी केमीएस, और उस वक्त केमीएस सोसाइटी का नाम पड़ा कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ऑफ थाना डिस्ट्रिक्ट। 3.5 एकड़ जो जायरूमी फैमिली ने दी स्कूल मानने के लिए और ये करने के लिए, वहाँ उस जगह पे सरदार आमिर साहब रईस ने रईस हाई स्कूल की बिल्डिंग की बुनियाद रखी। उसके बाजू में सेठ अब्दुल समद मोमिन ने हॉस्टल की बिल्डिंग बनाई जो बाद में गर्ल्स सेक्शन में तब्दील हुई। और उसके जो अभी ऑफिस देख रहे हैं आप उस कैंपस में, वो कैंपस आबा दिवकर वालों ने बनाए। 2 बंगले जो बनाए जो हैं, जो ऑफिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से रईस हाई स्कूल का क़याम वहाँ पर अमल में आया थाना रोड पर। और जो अब्दुल समद सेठ साहब ने हॉस्टल की बिल्डिंग बनाई, उसको गर्ल्स कॉलेज का अमल आया, गर्ल्स कॉलेज के लिए बनाई गई। और ये सब चीज़ें दिख तो बहुत आसानी से रही हैं, लेकिन ये बनाते बनाते जो बुज़ुर्गों ने मेहनत की इसके पीछे, हमारे बुज़ुर्गों ने, आपके बुज़ुर्गों ने, वो भी एक रिकॉर्ड है। इतना पैसा जमा करना, इतना डोनेशन लाना, और क्या बड़े बड़े काम किए उन्होंने। कैसे वो बिल्डिंगें स्कूल चलाए, कैसे बांधे, कैसा ये किया। इसमें बड़ा हाथ फ़कीह फैमिली का भी रहा। मुर्तज़ा फ़कीह साहब ने तो सालों मेहनत की, उसमें मुस्तफ़ा फ़कीह साहब भी थे, उनके भाई भी थे जिन पे कसाई वाला की स्कूल का नाम जिनके नाम पे रखा गया, रफ़ीउद्दीन फ़कीह, बराबर कह रहे हैं, रफ़ीउद्दीन फ़कीह। और इसमें गुलाम मोहम्मद मोमिन जनाब ने तो बहुत मेहनत की। गुलाम मोहम्मद जनाब अपने, हाँ, गुलाम मोहम्मद मोमिन ने तो बहुत मेहनत की है। रऊफ़ पंजाबी ने बरसों मेहनत की। रऊफ़ पंजाबी बरसों ट्रेज़र थे कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के। शकूर सेठ ने बहुत काम किया है, अब्दुल शकूर सेठ ने बहुत काम किया उस ज़माने में। और फिर उसमें इनका साथ देने के लिए नजमुद्दीन फ़कीह, सिकंदर फ़कीह साहब और बाबू फ़कीह जो बोले जाते हैं, ये तीनों भाइयों ने भी बेइंतहा मेहनत की इसमें।
फिर हारून मेमन थे, हाजी तासे थे, हाजी तासे के हारून मेमन, हाजी तासे, अब्दुल खालिद मस्तीम, अजीज़ मस्तीम, और अल्लाह नेकी दे तो अंसारी बाग वालों का नाम नहीं याद आ रहा, भूल रहा हूँ। अंसारी बाग वाले, उन्होंने बहुत काम किया। जिनका 84 के राइट में है कि वो अंसारी बगीचे का जो हादसा हुआ था, उन अंसारी थे, नाम नहीं याद है, उन्होंने बहुत काम किया। तो मिल मिला के, और उनके साथ फिर हम भी जवान जुड़ते गए। जैसे यासीन मोमिन मेरे से पुराने, यासीन मोमिन जुड़े, मैं जुड़ा, बासित पटेल, वकार हमसे पहले, गुलाम अहमद जनाब के लड़के, वकार मोमिन, डॉक्टर असरार मोमिन, मैं खुद, बासित पटेल, इब्राहिम फ़क्की, इब्राहिम मुश्ताक फ़क्की, मोहम्मद फ़क्की ने बहुत काम किया। मोहम्मद फ़क्की साहब भी 2 साल 3 साल पहले तक भी काम करे थे। अब तो तबीयत नरम रहने की वजह से दूर हो गए हैं, अल्लाह उनको शफा दे। और ये जो कॉलेज बना, GM मोमिन कॉलेज, गुलाम मोहम्मद मोमिन कॉलेज, ये गुलाम मोहम्मद मोमिन कॉलेज के लिए जो हमने डोनेशन जमा किया था, आप यकीन न करेंगे, भिवंडी में एक एक पार्टी ने 1-1 लाख रुपया डोनेशन दिया। जब सोचे कि लड़कियों के लिए कॉलेज बन रहा है भिवंडी में, तो लाखों रुपए का डोनेशन तो 1-1 लाख रुपए के शक्ल में जमा हुआ था। और कभी डोनेशन की या पैसे की कोटकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी को तकलीफ़ आई ही नहीं। अल्लाह के मेहरबानी से कहीं ना कहीं से पैसा आते रहा ही, चाहे वो कालसेकर साहब की तरफ से हो, एटलस वाले की तरफ से हो, या दूसरे कोई पार्टियों की तरफ से हो। मतलब पैसे की आसूदगी रही हमेशा, पैसों की पूरी आसूदगी रही, और पैसा मिलता रहा, और काम होते रहे, और अभी तक भी हो रहे हैं। वो क्या, हम तो बोर्डी में स्कूल संभालते थे, जो यहाँ से 150 मील दूर होगा या 160 मील दूर होगा, यानी ऐसा समझो भिवंडी पूना, इतना दानू के आगे बोर्डी होगा। वो स्कूल हॉस्टल के साथ आज भी चल रही है और मुनाफा कर रही है। आज भी उसका रिकॉर्ड देखेंगे तो स्कूल में मुनाफा हो रहा है। वो स्कूल सोसाइटी वास्ते पैसा नहीं मांग रही, बल्कि सोसाइटी को पैसा दे रही है। माशाल्लाह, इतनी अच्छी वो स्कूल भी चल रही है, और हर स्कूल बहुत अच्छी चल रही है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम रहे या ये रहे। 93 में या 94 में अकील फ़क्की हमारे एक दोस्त थे, और मोहम्मद फ़क्की के भाई थे। उनके इंतकाल के बाद हमने सोचा कि कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जाए। कंप्यूटर सेंटर उनके नाम से शुरू की, अकील मुश्ताक फ़क्की के नाम से। तो उसमें नजम फ़क्की ने भी बहुत मदद की, इब्राहिम फ़क्की, मैं, बासित, असलम फ़क्की साहब खुद थे आगे। और ये तो टीम वर्क रहता है ना, बहुत सारे हम लोग थे जिसमें हम बहुत आगे थे। हमने अकील मुश्ताक फ़क्की कंप्यूटर सेंटर की बुनियाद डाली, और वो भी माशाल्लाह इतना अच्छा चल निकला, और इतना फैज़ पहुंचा भिवंडी के बच्चों को। उससे कंप्यूटर की इतनी तालीम हासिल की उसके लिए कि जिसकी कोई माशाल्लाह इंतहा ही नहीं, मैं तो बोलूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद भी अच्छा चला था। लेकिन 1998 में या 97 में मैंने मुर्तज़ा फ़कीर साहब को एक लेटर लिखा था, शायद कॉपी होगी भी मेरे पास। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये जो सिस्टम है पिछलैंड का, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, इसको 2 टर्म का किया जाए, कि एक कोई भी आदमी जब चुन के आए तो सिर्फ 2 टर्म, उसके बाद पूरी लाइफ वो पिछलैंड का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 2 टर्म का चचा फिक्स करो, हम उनको चचा बोलते थे, चचा इसको 2 टर्म का फिक्स करो, या जो भी इलेक्शन लड़ के आए प्रेसिडेंट का वो सिर्फ 2 बार आए, तीसरे बार वो लड़ नहीं सकता, क्या पूरी लाइफ नहीं लड़ सकता, फिर कोई नया आदमी आएगा। इसकी वजह ये थी कि मैं ये महसूस कर रहा था कि लोग ये महसूस करने लगते हैं, 1 बार प्रेसिडेंट बना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना, फिर उनको खुद को ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारी ज़ाती जायदाद है, आज़ादारी आते जाती है। दिमाग इंसानी जहन है, नफ्सियात ऐसी चलने लगती है कि हमारी जहेज समझ लेते हैं। आप जो भी कहें, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि लोग समझने लगते हैं जो भी उस पर कि ये हमारा
जाति आधार है के लिए। इजारादारी है, हाँ, इतना जाति मिल्कियत समझ। जाति मिल्कियत समझते हैं। चाहे तुम उसमें 32 साल मेरे बहनवी और मेरे चचाजाद भाई अक्सा के चेयरमैन रहे, क्या नाम उनका? जावेद फरीद, जावेद फरीद। बीच में अक्सा का नाम लूँगा, 32 साल रहे। लेकिन दिमाग पे असर क्या, फैमिली के, फरीद फैमिली के फरीदों के बाप की जगह का ये मेरे सगे चचाजाद भाई हैं, लेकिन जब लगने लगा था ये तो अपना खुद का है। मतलब अवामी जायदाद जो है लगती है जाति मिल्कियत है, प्रॉपर्टी हो। जैसी पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसा भी है, ऐसा लगने लगा था कि ये जो भी पिछड़न है वो सोचा है कि मेरा खुद का है। 2 साल काम किया, उसका दूसरे को मौका दो। अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैं आपकी बात की तायद करूँगा। इसको हमारे लोग कहते हैं इनकी माँ का जहेज है, ये कहते हैं हमारे लोग। पॉसिबल है। तो इस सिलसिले में मैंने चचा से, मुर्तज़ा फ़कीह साहब से, जिनको चचा कहता था, राइटिंग में रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ ये इस किस्म का चचा भी ये करो, ये बड़ा ने तो आगे तकलीफ़ देगा। और हुआ वही। अब जो आके वहाँ बैठा, पहले मुस्तफ़ा फ़कीह थे, मुस्तफ़ा फ़कीह साहब के बाद मुर्तज़ा फ़कीह साहब के लड़के असलम को लाके बिठा दिया। असलम बहुत मेहनत से चलाए, बहुत मेहनत किए और कर रहे थे, उससे इनकार नहीं, या उन पर कोई इल्ज़ाम या ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हुआ ये कि फिर एक आदमी की हुकूमत लगने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनका दिमाग ये हो गया कि वो सुनते सब की थी, करते मन की थी। डिक्टेटरशिप आना चाहिए शुरू हो गई उसमें। और उसमें फिर कई और डिक्टेटर में और कई डिक्टेटर पैदा हो गए जो उनके साथ जमा हो गए थे। वो भी ये समझने लगे कि हमारे ये सब कुछ है, हम बोलेंगे वही होएगा। कहावत है, खटारे के नीचे का कुत्ता। हाँ, बस वो समझता है खटारा में खींच वो ने बोल। हाँ, तो वो सवाल पूछो तुम्हें कर। हाँ, तो वो होते रहिए। तो अब इनका असलम फ़कीह के सामने मुकाबले चले, 2-4 इलेक्शन हार गए, जिसमें बम्बई से डॉक्टर अब्दुल रहमान फ़कीह भी आए थे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन हमेशा इलेक्शन का फैसला हुआ 4 वोट, 8 वोट, 10 वोट पड़े। बड़े मार्जिन से असलम फ़कीह नहीं जीते, या हारने वाला बड़े मार्जिन से नहीं हारा। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि असलम फ़कीह काम नहीं कर रहे थे, और मैं नहीं करते तो कहने को डरता भी नहीं। असलम फ़कीह काम कर रहे थे, डोनेशन बराबर ला रहे थे, दूसरे लोग भी काम कर रहे थे। लेकिन उसमें हालात जो बोलते हैं ना कि वो ऊपर बादशाह को मालूम नहीं रहता कि नीचे के बंदर उसके क्या कर रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट उनको नहीं लग रही थी। वो समझ रहे थे कि सब बराबर चल रहा है, बादशाह की टांग वही काटते जा रहे थे, खुद की चला के, खुद का लोगों को झटके दे के लोगों में नाराज़गियाँ पैदा हो गई। एडमिशन देने का, नहीं देने का, डोनेशन का क्या, वो बात मेरा ऐसा ख्याल कि प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचती थी। और असलम फ़कीह का थोड़ा नाम ख़राब होने लगा। ऐसा नाम नहीं ख़राब होने लगा कि कुछ पैसा वहाँ पे चोरी हो रहा है या कुछ बेईमानी हो रही है, ये होने लगा कि काम करने में सिर्फ खुद की मर्ज़ी चलाते हैं। हालांकि मैं आपके पास काम करने के लिए आया, मेरी असलम तक पहुँचने, लेकिन आपने मुझको असलम तक पहुँचने ही नहीं दिया। इधर उधर के उधर मेरे को जवाब दे देगा, नहीं करा है तुम्हारा काम, तो मेरे नज़र में वो ख़राब हो गया ना, आपने मेरे को गलत जवाब दे दिया। और ये क्या, या वो करने का तो इतने रुपए लगेंगे, ये डोनेशन इतना ही देना पड़ेगा। शायद असलम बगैर डोनेशन के भी कर देता, लेकिन वो पहुँचने ही नहीं दे रहे थे बातें उन तक। और वो रहते थे बम्बई में, रोज़ तो यहाँ हाजिर नहीं थे, यहाँ दूसरे चंडू पंडू हाजिर थे, तो उसमें भी नाम भी उनका बहुत बिगड़ गया। अब कॉलेज तो जो लड़कियों का बना JM मोमिन कॉलेज है, दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। प्रिंसिपल भी हमको बहुत अच्छी मिली थी उसके लिए, बाला सुब्रमण्यम करके।
ज़माने तकलीफ से पहले इरफान फ़कीर साहब थे, लेकिन बाला सुब्रमण्यम ने बहुत कॉलेज को और आगे भी बढ़ाया। जीएम मोमिन कॉलेज स्कूलें भी बहुत अच्छे चल रहे थे। उसमें जो मेडिकल कॉलेज का काम दिया था अंतुले साहब ने, कि मेडिकल कॉलेज का परमिशन दिया था, ये काम खा मंगा कर रुक गया। इसकी सही न्यूज़ नहीं आई बाहर। इनफैक्ट बता रहा हूँ, ये रिजेक्ट हुआ अभी तो सालों तक मालूम नहीं था कि ये परमिशन रिजेक्ट हो चुका है। ये छुपा के रखा गया। ये क्यों सोसाइटी ने छुपाया, ये आज तक नहीं खुला। असलम फ़कीर साहब प्रेसिडेंट। ये मैं आसिफ फ़कीर का नाम लेने भूल गया, क्योंकि बीमार होने के वजह से काफ़ी सालों से दूर हैं, पुणे में रह रहे हैं। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की सोसाइटी के लिए। आसिफ फ़कीर बहुत मेहनती थे, बहुत जानकार हैं, आज भी बहुत जानकार हैं और बहुत मजबूत साथी थे हमारे। आज बीमारी की वजह से वो पुणे में रहते हैं और वो जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं KMES के। और इज़ ए वेरी पावरफुल पर्सन, और काम करने में भी बहुत मजबूत और बात करने में बिल्कुल एकदम जहाँ के वहाँ। तो वो भी बीमारी की वजह से दूर हो गए, आसिफ भी दूर हो गए हमसे। अब बचा एक ही तरफ में रह गए यासीन, मैं और यासीन, एडवोकेट यासीन तो बरसों से खिदमत कर रहे थे। मुशायरा बहुत अच्छा होता था सोसाइटी का। मेरे ख्याल से लाल किले के मुशायरे के बाद एक आध दुक्का कोई इंडिया में होता है। इतना बड़ा कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का मुशायरा होता था। आप लोगों को मालूम है कि मेरे को मालूम नहीं है। और इसको पूरा हैंडल करते थे एडवोकेट यासीन मोमिन साहब। उस मुशायरे से सोसाइटी को फ़ायदा था? बहुत बड़ा फ़ायदा था। पहले तो तक हिंदुस्तान में पूरा नाम होता था उसका, सब जानने लगे थे उसको। कोई भिवंडी भी ऐसी जगह है जहाँ इतना बड़ा मुशायरा होता है और इतने बड़े बड़े लोग जाते हैं। कमाई के लिए नहीं किया जाता था, वो सोसाइटी के नाम के लिए किए जाते। एक आध बार सोसाइटी के 10-20 हज़ार रुपये जाते भी होंगे या 5-10 हज़ार रुपये मिलते, लेकिन उसके वजह से सोसाइटी का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था। जहाँ भी शोरा जाते थे भिवंडी से आके वहाँ जिक्र करते थे, और बड़े बड़े शोरा आते थे। कभी कोई छोटे शोरा भिवंडी में आए नहीं, और यासीन साहब का उसमें काफ़ी हाथ रहता था बड़े बड़े शोराओं को लाने में। उसको भी बंद कर दिया गया। ये सब अंदर से एक तरह की दुश्मनियाँ चलने लगी सोसाइटी में, एक दूसरे एक तनाव पैदा हो गया जो बहुत नुकसान करने लगा कि अब सोसाइटी चलाना मुश्किल हो गया। अब सडनली 2020 में ये फैसला हुआ कि असलम को हटा दिया जाए। पेटेंट मेंबर ने ये फैसला लिया। उसमें एक और गलती असलम फ़कीर साहब से हुई, जो उनके पेटेंट मेंबर बढ़ा दो तुम कभी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं हारोगे। पेटर्न मेंबर बढ़ा दो, तुम ज़िंदगी में इलेक्शन हार ही नहीं सकते। फिर अपन खंबे को खड़े करेंगे, खंबा भी चुन के आएगा, तब वोटर अपने। तो उन्होंने 54 मेंबर सडनली बढ़ा दिए पेटर्न मेंबर। पहले कितने थे, बाद में कितने हुए? पहले मेरे ख्याल से 140 के करीब थे, बाद में हुए वो 190 के करीब, 80 के करीब या ऐसा कुछ था। लेकिन 54 मेंबर बढ़ा दिए उन्होंने। 54 मेंबर बढ़ाए उन्होंने। 100% मैं बोलता हूँ आपको, 54 बढ़ाए होंगे। थी मेरे पास लिस्ट भी थी वो, ठीक है। तो सोसाइटी में हमारे 24 मैनेजिंग कमेटी के लिए चुन के आते हैं और 5 ऑफिस बेरर के लिए चुन के आते हैं। एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक ट्रेजर, एक जनरल सेक्रेटरी और एक जॉइंट सेक्रेटरी। ऐसे 5 ऑफिस बेरर चुन के आते हैं और 24 मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लिए चुन के आते हैं। तो 29 मेंबर के अंडर ये चलती है, कमेटी चलती है, जॉइंट कमेटी। अब मेडिकल कॉलेज के लिए
ऐसा हुआ कि पहले जगह की ज़रूरत है, बोलते हैं कि जगह खरीदना चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए। उस ज़माने में शोर चला तो मैं, बासित पटेल, इब्राहिम फ़क्की और दूसरे साथी, किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, मैं नाम सब मेरे को याद नहीं आ रहे, हम पेश थे और हमने नईम पठान के पास से परगांव वाहुर में तकरीबन 16 एकड़ ज़मीन खरीदी और उससे ये रिक्वेस्ट करके कि वो मेडिकल कॉलेज बनाने का है, तो वो भी बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, अपने भिवंडी में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा भिवंडी वालों के लिए। उतने जगह हमको सस्ते में बेचा सोसाइटी को, वो जगह खरीदी गई और उसके लिए लोगों ने दिल खोल के चंदा दिया ज़मीन खरीदने के लिए कि मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। उसके बाद नई चीज़ें लाई गई कि वो दूर पड़ेगा, अपन यहाँ पे खरीदते हैं, भिवंडी से करीब जगह खरीदते हैं। तो यहाँ सौंदा ने क्या बोलेंगे वहाँ पे 25 एकड़ ज़मीन खरीदी, गोरसई में 25 एकड़ ज़मीन खरीदी, 25 एकड़ ज़मीन खरीद के रखी गई, ठीक है। लेकिन बाद में ये पता चला कि मेडिकल कॉलेज का परमिशन ही कैंसिल हो चुका है। लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदी गई वो हो गई करोड़ों खरबों रुपए की, जो उस वक्त मट्टी के मोल में खरीदी। मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि मट्टी के मोल में खरीद। बेचारा नईम पठान अल्लाह मग़फ़िरत करे, उसने तो सस्ते में जगह दिया सोसाइटी के लिए। उसके बाद गोरसई में लगे उतनी जगह 25 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। अब नईम पठान की जगह पे सोसाइटी ने फैसला किया कि गोदाम बांधे जाएंगे और उससे भाड़े की इनकम शुरू की जाएगी। अरे क्यों, क्या वजह है? सोसाइटी को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि अपनी प्रॉपर्टी बेचे? और क्या कमाल करेगी सोसाइटी अगर ये टेबल बेचूंगा मैं और ये प्लेट बना के बताऊंगा तो क्या कमाल करूंगा? ये टेबल पूरा बेच दूंगा, ये प्लेट बना के बता दूंगा, अरे वाह हमने तो बना दी है प्लेट, लाख का 12। तो मैं तो बहुत इस चीज़ के सख्त खिलाफ था। और सोसाइटी के 26 अदारे चल रहे हैं, 26 अदारे के लिए कभी एक नए पैसे की कोई चीज़ बेचना नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ऑफ थाना डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड देखो कि कभी उसकी कोई चीज़ गई नहीं, बिकी नहीं, या कोई चीज़ किराए पे नहीं गई और उससे दूसरी चीज़ बनी। हमेशा अल्लाह ने पैसा दिया, बरकत दी, डोनेशन आते गया और चीज़ें बनते गए और अभी भी बन सकते हैं। असलम फ़क्की साहब के ज़माने में भी बहुत से चीज़ें बने और खड़े रहे। GM मोमिन कॉलेज तो छोड़ो, वो तो मुर्तज़ा फ़क्की और मुस्तफ़ा फ़क्की साहब के ज़माने में बन गया था, और सिकंदर फ़क्की और ये नजम भाई ने तो बहुत मेहनत की थी, और ये जनाब खुद गुलाम अहमद जनाब ने बहुत मेहनत की थी। सर आज की तारीख में मैनेजिंग कमेटी का ये कहना है कि सोसाइटी जो है बहुत खसारे में चल रही है, सोसाइटी के पास पैसा नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी देखो 2 साल तो कोविड के बहुत ख़राब गए, इसमें वो स्कूल की फ़ीस बराबर बच्चों की आई नहीं। मुमकिन है खसारे में चल रही होगी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये कुछ महीने पहले 3.5 से 4 करोड़ रुपए फ़ीस वसूल हुई है। फ़ीस रुकी थी तकरीबन 8 करोड़ रुपये, उसमें आधी ने तो 40% फ़ीस वसूल हुई है और दूसरी भी इंशाल्लाह होगी। लेकिन वो खसारा पूरा करने के लिए सोसाइटी ज़मीन नहीं बेच रही है, तो बोल रही है कि हम उससे दूसरे नई चीज़ें चालू करेंगे। अरे दूसरी नई चीज़ें तुमको क्या ज़रूरत है बनाने की? तुम डोनेशन लाओ और बनाओ, 10 चीज़ बनाओ। आज 26 अदारे चल रहे हैं ना सर इतने सालों से, लेकिन जो सोसाइटी के पास बैलेंस हमेशा रहा है, हाँ। इतने अकाउंट जो सोसाइटी के रहे हैं सर, हाँ। तो ये तो हमेशा सोसाइटी अपनी प्लस में रहे ना, पॉजिटिव रहा है और सोसाइटी का एक अच्छा नाम रहा है। सोसाइटी हमेशा एक अमीर सोसाइटी मानी गई, बिल्कुल कभी कोई लुक्की या गरीब सोसाइटी नहीं मानी गई। तो ये जो इतने बैलेंस अमाउंट है सब, तो अभी जैसे लॉकडाउन में आप बोलते फीस नहीं आई, तो सर इस लॉकडाउन में खर्चे भी तो नहीं हुए ना, अखराजात भी तो नहीं हुए ना लॉकडाउन में।
इलेक्ट्रिसिटी के बिल या दूसरे मेंटेनेंस वगैरह नहीं हुए, कुछ भी ठीक है। अगर टीचरों को किसी को आधी किसी को पाव पगार भी दी गई है तो उससे ज़्यादा फीस तो वसूली हो जा चुकी है। और प्लस सोसाइटी के पास जो ऑलरेडी इतने साल से बैलेंस अमाउंट चलते आया जो अकाउंट्स के, या आज तक अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों की मेहनत से जो इतने डोनेशन वगैरह हम हमेशा आते रहे, जैसे आपने कहा ना कभी कोई चीज़ बेचना नहीं पड़ी, कुछ ना रिकॉर्ड देखो ना, मैंने बोला रिकॉर्ड बोलेगा आपको, ऑडिट बोलेगा, जिससे ही बोले आपने ऑडिट बोलेगा, रिकॉर्ड बताएगा आपको। इतने सालों से जो ये चीज़ें मतलब बनती है या आज तक बनाते आए, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, इतना फॉल डाउन जो इतना अचानक हो गया, स्लैक डाउन, कि सोसाइटी इतना ज़्यादा रो रही है कि यहाँ तक के अदारे की बनी बनाई चीज़ें सोसाइटी बैठने पर मतलब आमादा हो चुकी है। यहाँ तक कि जैसे हमने अभी एक डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए वो बाकी 10 प्लॉट के, तो वो बाकी 75 लाख रुपए के अंदर सोसाइटी ने डायरेक्ट उसको सोल्ड आउट कर दिया है। वाहूर के पड़गे के ना, और के पर और बोल रहे हैं कि लीज पर दिया और उसमें लिखा है सोल्ड आउट, रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ। और 75 लाख रुपए में, जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अगर करोड़ों रुपए है। मल्टी सीआर्स की चीज है। अगर वो चीज़ लोगों के सामने आई, समझे, हाँ। कहाँ है, मैं उस जमीन के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। हाँ मैं बताता हूँ ना कि वो अगर चीज़ सामने आई, ये प्रॉपर्टी, हाँ ये अगर सामने आई चीज़ लोगों के सामने, ये खुद मेरे को उन्होंने बड़े मुश्किल से दिए, अच्छा समझे, बड़े मुश्किल से मैंने हासिल किया हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है 75,000 रुपये, 75 लाख रुपए, सॉरी 75 लाख रुपए लिखा है, और सोल्ड आउट, यहाँ लीज नहीं लिखा है, सोल्ड आउट फॉर द सेल ऑफ प्लॉट। ये पढ़ो, आप पढ़ सकते, देख सकते, फॉर द सेल ऑफ प्लॉट, समझे। अभी तो आप बीच बीच में मत बोलो, उनको बोलने मत। फॉर द सेल ऑफ प्लॉट, आपकी बात करो बीच बीच में। फॉर द सेल ऑफ प्लॉट। तो ये लीज का है, ये लीज का है। वैसा तो मैं लीज के भी खिलाफ हूँ, लीज पे भी कहा है कि क्यों, क्या ज़रूरत है लीज पर देने की, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है और बाहर तो शोर मचा रहे हैं कि लीज पर दी, समझे। तो ये जगह जो नईम पठान ने बेचा था सस्ते में मेडिकल कॉलेज के लिए, ये वही जगह है। और आप वो जगह का भी सोचें, अपने गोसाई की, अब गोसाई की जगह का क्या बहाना निकालें कि मट्टी चोरी जा रही है। यकीन मट्टी चोरी जा रही है, मैंने खुद जाके देखा कि मट्टी वहाँ बड़े पैमाने पे चोरी जा रही। इसका मतलब घबरा क्या, अपन जमीन खुद की रहती तो बेचते क्या, खुद की रहती तो बेचते क्या। मेरा सजेशन ये था कि ये ज़मीन को संभालने के लिए तुम सिक्योरिटी हायर करो। सर ये ज़मीन इसलिए तो नहीं बेची उन्होंने कि जैसे कमेटी का कहना है कि सोसाइटी खसारे में चल रही है, तो वो खसारा पूरा करने के लिए तो नहीं बेची जा रही है। मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने काफ़ी डोनेशन लाया है अभी पिछले 4-6 महीने में। 4-6 महीने में आपके हिसाब से कितना डोनेशन लिया लाए हो? मेरे पास सही ये नहीं, तो अगर मैं बोलूँगा तो उसमें अंदाजा गलत जाएगा। मेरे ख्याल से एक बार उन्होंने 40 लाख लाए फरीदा लांबे के ज़रिए। फरीदा लांबे मशहूर सोशल वर्कर हैं, समझे, शायद, हाँ मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ। और अभी भी अच्छी खासी रकम उन्होंने मक्का मदीना से जमा करके लाई रमज़ान में जाके, जो कि इस शर्त पे दी गई है, बल्कि ये बोला गया है कि तुम लॉ कॉलेज बांधो, हम पूरा रुपया खर्चा पूरा करेंगे। तुम लॉ कॉलेज बांधो, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, हम पूरा खर्चा देंगे। मक्का मदीना से शर्त लगी है। हाँ, ये कोई पार्टी से लाई उन मक्का मदीना से। वहाँ से कितना डोनेशन आया उसका कुछ अंदाजा? अब जब कॉलेज बांधने की बात हुई तो 70 लाख रुपए तो कम से कम बिल्डिंग को लगते हैं। मैंने ये निकाला तो, कैलकुलेशन निकाला तो, और उसके बाद बिल्डिंग को, ये तो बिल्डिंग का ढांचा खड़ा करने की बात की, में फर्नीचर, उसमें ये वो तो गया कहाँ के कहाँ। तो जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या? जनरल सेक्रेटरी का नाम है सोहेल फ़की, सोहेल फ़की। और प्रेसिडेंट का नाम है तला फ़की, तला नजमुद्दीन फ़की। ये राहुल की 13 एकड़ जगह जो है सोसाइटी ने बेच दी। अब वो कागज़ तो उस पर तो सेल लिखा हुआ दिख रहा है। अब वो बोल रहे हैं लीज पर दी। अब मैंने तो ऑब्जेक्शन लिया हूँ उधर टेरिटरी कमिश्नर के पास, लीज पर भी का भी परमिशन नहीं दिया है, बेचने का भी परमिशन ना दिया जाए।
क्योंकि ये धोखा है, ये धोखा है। ज़मीन बेचना यानी कौम के साथ धोखा है, पूरे कौम के साथ धोखा है, भयानक धोखा है, समझे। बेचने की ज़रूरत क्या है मेरे। इसके अलावा जो है वो सोसाइटी की और भी कई जायदाद है ना, सोसाइटी की ये 2 प्रॉपर्टियाँ, मुझे जायदाद जो बोलेंगे वही है, बाकी जो बने हुए हैं वो तो बने हुए हैं ना, स्कूल है जो चल रहे हैं, जैसा बोर्ड डी है वो तो अपनी बनी हुई स्कूल है, वो तो जायदाद ही हुई स्कूल की। जैसा वरोली में है, जैसा बोरोली में, परगा बोरोली में है, तो वो तो स्कूल है, पे चल रहे हैं, स्कूल अच्छे चल रहे हैं। और खुद अपना कॉलेज क्या ख़राब चल रहा है लड़कियों का, कितना लड़कियों को फ़ायदा हो रहा है, कितना अच्छा जा रहा है। रईस हाई स्कूल क्या ख़राब चल रहा है, KMES क्या ख़राब चल रहा है, लड़कियों का उर्दू मीडियम क्या ख़राब चल रहा है। कोई भी सोसाइटी की चीज़ ख़राब नहीं चली कभी, ना चली ना आज चल रही है। लेकिन ये नए तमाशे चालू हैं, उसमें एक और तमाशा मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ इस बार, ये नए बोर्ड के चुन के आने के बाद, कि जो हमारे सोसाइटी के उसूल है कि चेयरमैन मुकर्रर किए जाते हैं हर स्कूल के लिए। एक चेयरमैन दिया जाता है, उसके साथ 5 मेंबर, ये प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी इनको अपॉइंट करते हैं। जैसा KMES आपको दे दिया कि आप इसके चेयरमैन, और हम 4 आदमियों को इसका मेंबर बना के दे दें। ऐसे जो 12-15 अदारे जो भी हैं उसके उतने चेयरमैन मुकर्रर किया, उनके साथ मेंबर बना के दे दी कि तुम प्रिंसिपल के साथ मिल के, प्रिंसिपल का तो बड़ा रोल रहता है काम करने में, और प्रिंसिपल ही बहुत मेहनत करते हैं, तुम इसको चलाओ, नए टीचर अपॉइंट करना, ये करना, सब उसका ध्यान रखो, करो। लेकिन ये जो अब इस बार जो चेयरमैन बने हैं और इस बार जो कमेटियाँ बने हैं, वो ऐसा समझने लगे हैं कि ये जो 5 ऑफिस बैरियर बन के आए हैं, इन पर भी हम भारी हैं। हालांकि उनको काम करने का इनके अंडर, तुमको अगर एक चीज़ खरीदने की है तो तुमको परमिशन लेना पड़ेगा मैनेजिंग कमेटी का, कोई भी स्कूल को या सोसाइटी इसको चेयरमैन को और उनको कौन अपना रिक्वायरमेंट लिख के भेजना पड़ेगा कि हमको ये प्लेट खरीदना है, इसके लिए इतने लाख रुपए लगेंगे। मैनेजिंग कमेटी इसको पास करेगी तो वो उसको ले सकती। हाँ, एक हद तक, एक लिमिट तक उनको इजाज़त रहती है कि वह तुम सालाना बजट इतना तुम खर्चा कर सकते हो। इसके लिए मैनेजिंग कमेटी तक आने की ज़रूरत नहीं कि एक टेबल लेने का छोटा सा, तो इसके लिए तुमको आने की ज़रूरत नहीं, तुम ले सकते हो। मतलब सर वो ऑनररी पोस्ट है, हाँ, उसको ये लोग परमानेंट मैनेजिंग कमेटी के ऊपर समझ, ये इतना खुद को पावरफुल समझने लग गए हैं कि ये समझेंगे मैनेजिंग कमेटी क्या, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी क्या हमारे बीच में बोल नहीं सकता, हम जैसा चाहेंगे वैसा स्कूल को चलाएंगे। एक तो नाम बताएंगे आप इसको? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जैसे कौन अभी फिलहाल जैसे चेयरमैन अलग अलग बने हुए हैं, बहुत से बने हुए हैं। जैसे नाम 2-4 मैं अभी रईस हाई स्कूल का चेयरमैन मेरा दोस्त है यासिन, एडवोकेट यासिन मोमिन। और KMES का चेयरमैन KMES का तो मेरे याद नहीं आता, मैं ज़्यादा नाम लेना भी नहीं पसंद करूँगा, साफ बात बोलता हूँ। यासिन मेरा दोस्त है तो मैं उसका नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलता कि कौन मखसूस चेयरमैन ऐसा कर रहा है, लेकिन ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा तमाशे चल रहे हैं। अभी जैसा सोहेल फ़की ये लाने को गया, डोनेशन लेके आया उधर से मक्का मदीना से, तो उस पर ऑब्जेक्शन उठे कि परमिशन लिया था क्या, तू डोनेशन लाने गया कैसा, तूने पूछा था क्या इसको। अरे उसने मेरे से बात किया था, उसने बासित पटेल से बात किया था, मेरे ख्याल से उसने डॉक्टर असरार से बात किया था, और मेरे ख्याल से उसने कई लोगों से बात किया था कि मैं जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ डोनेशन लाने की। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उसने अगर लाया कुछ डोनेशन और जो किया तो वही बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर अपन 15 आदमी कोई सोसाइटी चलाने के लिए कुछ करने के लिए काम कर रहे हैं और अपने में से किसी में अहलियत नहीं कि अपन एक 50,000 रुपये भी लाएं
मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ, बताना रईसा स्कूल के कितने पेटेंट मेंबर ने और कितने मैनेजिंग कमेटी के मेंबर ने कितना डोनेशन लाया 1.25 साल में, किसने कितना लाया या कितना दिया, कुछ नहीं मिलने वाला। ज़रा से रमज़ान में जमा हुए होंगे 10 लाख रुपए ज़कात के, इधर उधर दौड़ के वही। सर अभी आप लीगल क्या क्या स्टेप ले रहे हैं? मैं लीगल स्टेप तो पहले इसको रोकना चाहता हूँ, ये वाउर के जगह को, कि ये इंशाल्लाह ये होना नहीं चाहिए, ये ज़मीन का सौदा नहीं होना चाहिए, समझे। ऑलरेडी हो चुका है ना सर, अभी तक परमिशन इशू हुआ है क्या? मगर उन्होंने तो बेच दिया है, सेल आउट कर दिया। सेल आउट कर दिया, लेकिन लेने वाला ले कहता रहे मेरे को या तो वो नादान या बेचने वाले अक्लमंद। इसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। चैरिटी में सर आपने ऑब्जेक्शन दाखिल किया? चैरिटी में दोनों तरफ, थाने में भी, असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर में भी और वर्ली में भी, हेड ऑफिस में भी दाखिल किया। अब दूसरा ये सुनाओ, 54 मेंबर इन्होंने बढ़ाए, 54 मेंबर इन्होंने बढ़ाए पेटेंट मेंबर, और इलेक्शन हार गए। जिस पर वो तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, वैसी बात हो गई। इससे मज़ेदार बात बताऊँ ये कि मैंने 1,20,000 रुपये 1998 में मेरे ख्याल से 1998 या 1997 में दिया था, और नजमुद्दीन फ़कीह साहब को दिया था। नजमुद्दीन फ़कीह साहब ने मेरे को रसीद दी थी 10,000 रुपये में पेटेंट मेंबर। मैंने 12 आदमियों की लिस्ट दिया था और 1,20,000 रुपये जमा किया था। मेरे पास रसीद है नजमुद्दीन फ़कीह साहब के दस्तखत के साथ। अभी भी खुद ढूंढना पड़ेगी, है तो 100%, लेकिन 50 कागज़ उलटना पलटना पड़ेंगे। मेरे को पेटेंट मेंबरशिप नहीं मिली जिनके लिए मांगा था, दीगर और 12 लोग। हाँ, जो 12 लोगों के लिए मांगा था, जिनके लिए 1,20,000 रुपये दिया था, वो पेटेंटशिप मेंबरशिप आज तक नहीं मिली। 54 आदमियों को, अपने अपने भाई को, चचेरे भाई को, मामू को, खालू को, बहन के लड़के को, भाई के लड़के को, फलां को, बिस्ता को, सबको 54 मेंबरों को बटी, समझे। लेकिन जो सही हकदार थे उसका नतीजा ये है कि इलेक्शन हार गए। उसके नतीजे में लोग नाराज़ हो गए, बहुत सारे। 54 खुश हुए होंगे, लेकिन 254 लोग नाराज़ हुए कि हमारा हक था, हमको पेटेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए थी, हमको तो इन्होंने जगह पे ही रखा, धोखा दिया। अच्छा, जो फीस आपने भरी थी पेटेंटशिप के लिए N27 में, वो ऑडिट में इन्होंने दिखाया था वो अमाउंट, वो पैसे? वो मेटर भी मैं चैरिटी कमिश्नर में जीत गया था, असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर तक लेके गया था। उसने कबूल किया था कि ये पैसा इन्होंने भरा है, वो होएगा उसका ऑर्डर की कॉपी। लेकिन मैं ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि इनको पेटेंट मेंबर बनाया जाए। ये काम है मैनेजिंग कमेटी का, और मैनेजिंग कमेटी तो मेजॉरिटी पे चलती है, और मेजॉरिटी सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर तनवीर फरीद को पसंद नहीं करते, क्योंकि साफ और सच्ची बात करता हूँ। एक बात भी गलत बोला होगा तो चैलेंज करता हूँ, किसी साबित करके जाना सामने बैठ के कि ये बात गलत बोला हूँ मैं, समझे। आज तक जो तमाचा हुआ है, समझे, तो ये सोसाइटी का हाल होते जा रहा है। अब एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे हैं। मैं ना असलम फ़कीह का आदमी हूँ, ना मैं तला का आदमी हूँ, मैं किसी का आदमी नहीं, मैं अपना खुद का हूँ, सच का साथी हूँ, बस। किसी से डरता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बोलूँगा और डंके की चोट पे ठोक के बोलता हूँ। लेकिन आप जो हिसाब से फिर बता रहे हैं, हाँ, तो उस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौम का हो रहा है अगर ये इस तरीके तो से। कौम के लिए तो रो रहा हूँ, मेरा क्या बोलना है।
अब बोलोगे कि ये बड़ा कौम का हमदर्द निकला, तो कौम का एक आध हमदर्द अल्लाह पैदा करता ही है, शायद मेरे को भी दिया होगा वो, इंशाल्लाह। तो इतनी सारी जब इनकम सोसाइटी की आप लोग की कुर्बानी भी और हमेशा प्लस में रही है सोसाइटी, तो आपको लगता नहीं कि स्टूडेंट्स वगैरह के साथ बहुत ज़्यादती होती है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फीस का दबाव होता है? नहीं, स्टूडेंट भी मैं बिल्कुल फेवर नहीं करूँगा स्टूडेंट की। स्टूडेंट के माँ बाप भी बहुत बेईमान रहते हैं, साहब ठोक के बोलो। फीस होते हुए देना नहीं चाहते, जेब में लाते हुए भरना नहीं चाहते। फीस तो देना पड़ेगी, यतीम खाना थोड़ा चल रहा है केएमएस सोसाइटी का। केएमएस सोसाइटी यतीम खाना नहीं चला रही है, फीस तो हर स्कूल लेती है और स्कूल को देना पड़ेगी ना फीस। गैर वाजबी फीस नहीं लेने, फीस बिल्कुल वाजबी ली जा रही है और फीस देना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ये कोविड का बहाना से मेरे ख्याल से 60% लोग फीस खा रहे हैं। इतना ये नहीं था कि 100% लोग फीस नहीं देते, 60% लोग भर सकते थे फीस, तो बहाना है। फीस गैरवाजबी नहीं है, स्कूल गलत नहीं चल रहे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी में जो लोग आए हैं वो भी, सब तो नहीं कहूँगा, कुछ अच्छे हैं। तो भी 45 टीचर हाई कोर्ट क्यों जाके केस किए? वो तो कोविड में जो ये कर दिए, क्या तनख्वाह कम कर दिए ना। तनख्वाह कम नहीं, उनका तो सिर्फ कोविड का ही नहीं ना, उनको ऑलरेडी 10-10, 15-15 साल से उनको मतलब जो तनख्वाह पे रखा गया उससे आगे नहीं बढ़े। स्टूडेंट की तो वो बाकायदा बढ़ाते, हर साल 2 साल में फीस बढ़ाई जा रही है। जो बच्चे ऑलरेडी आज से 15 साल पहले या आज से 12 साल पहले 5,000, 4,000, 3,500 में थे, आज वही फीस बच्चों की 14 और 15,000 कर दी गई, डायरेक्ट 3-3 गुना 10 साल के अंदर ही बढ़ा दी गई। लेकिन टीचर्स को तो आज भी 5,000, 7,000, 8,000 है सर, इसके ऊपर क्या कहें? इस पे मैं टीचरों की फेवर करूँगा। मैं हमेशा टीचरों के तनख्वाह देने के फेवर में रहा हूँ, अच्छी तनख्वाह, सही तनख्वाह। टीचरों का खून चूसने के फेवर में मैं कभी नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि खून चूसा जाए चलेगा, वालिदैन का खून कैसा चूसना है, तनख्वाह फीस जो तो देना है, लेकिन इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा कहाँ है? कानूनी तौर पे इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। अगर कोई डोनेशन ले रहा है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई डोनेशन ले, केएमएस के अंदर सिंगल एडमिशन नहीं होता तो, सर, तो फिर अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? बहुत सारी रिपोर्ट कहाँ, पुलिस में? हाँ, पुलिस में भी की तो गई पुलिस है, कोई कार्रवाई नहीं करती? नहीं करती पुलिस क्यों? कार्रवाई। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है सर, वो कार्रवाई नहीं हो, जैसे आपने भी दिया चैरिटी में कार्रवाई नहीं हुई, या दूसरी जगह अभी तक कार्रवाई नहीं, अभी प्रोसेस में आप, हाँ। तो उसे प्रोसेस होने का अलग चीज़ है। लेकिन अगर डोनेशन ले रहे तो क्या वो सही कर रहे हैं क्या? डोनेशन का अगर गवर्नमेंट का परमिशन है तो मैं तो बोलूँगा कि गलत है, इलीगल है ना, डोनेशन तो इलीगल है। गवर्नमेंट अगर कोई भी आधार, जो भी चीज़ को गवर्नमेंट इलीगल बोलती है, गवर्नमेंट का ऑर्डर ओबे करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। तो इसीलिए सर अगर केएमएस सोसाइटी डोनेशन ले रही है बच्चों के एडमिशन पे, हाँ। यहाँ तक कि टॉपलर जूनियर केजी के जो एडमिशन है उसमें 25-25 हज़ार रुपये डोनेशन ले रहे, तो आपके इस ताल्लुक से क्या कहना है? अगर ले रहे हैं तो गलत है, अगर ले रहे हैं हाँ, तो गलत है, अगर डोनेशन ले रहे हैं तो गलत है। डोनेशन लेने वाले, देने वालों ने तो फिर एक्शन लेना चाहिए, समझे। और टीचरों को तो तनख्वाह देने के मैं फेवर में हमेशा से रहा हूँ और हूँ। क्यों? टीचरों का खून पीते हैं जबकि पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है सोसाइटी के। टीचरों को तो तनख्वाह बढ़ाना ही चाहिए, कुछ भी एक परसेंटेज रखना चाहिए कि एवरी ईयर इतना बढ़े, इंक्रीमेंट होना ही चाहिए, या 2 साल में इंक्रीमेंट होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्शन है कि अकाउंट में पैसे होते हुए भी टीचरों को पैसे नहीं दिए जा रहे? अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं वो नहीं मालूम मेरे को। अगर अकाउंट में पैसा है तो टीचरों को देना चाहिए, और नहीं है तो अकाउंट में पैसा कोई भी रास्ते से पैदा करना चाहिए। और जैसा स्कूलों के लिए काम कर रहे हैं कि वह बिल्डिंग बनाने के लिए, तो टीचरों के लिए भी काम होना चाहिए कि इनको अच्छी तनख्वाह मिले, और अच्छी तनख्वाह से अच्छे टीचर हासिल कर सकते हैं, अच्छी तालीम हासिल की जा सकती है। टीचरों को तो पैसा मिलना ही चाहिए, टीचरों के साथ नाइंसाफ़ी होना नहीं चाहिए। हालांकि ये अगर तुम देखोगे तो मेरे को याद पड़ता है रत्नागिरी के कोई स्कूल के टीचर ने हाई कोर्ट में, बम्बई हाई कोर्ट में चैलेंज किया था सालों पहले कि एडेड स्कूलों के टीचरों को तनख्वाह इतनी क्यों, और हमको क्यों कम, नॉन एडेड को।
उस पर कुछ अच्छा जजमेंट आया था कि नॉन एडेड को नॉन एडेड वालों ने भी ये देना चाहिए, नॉन एडेड वालों ने भी इतना देना चाहिए। उतनी नहीं बोले थे, कुछ वेजेस कुछ बढ़ाया था। अब मेरे को याद नहीं है, लेकिन अगर तुम उसको ढूंढोगे तो बम्बई हाई कोर्ट का जजमेंट कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले रत्नागिरी के कोई टीचर ने चैलेंज किया था, उस पर आ चुका है। सर जैसे अभी आपने कहा कि भाई हुकूमत का जो भी GR या कानून, हाँ। हुकूमत जो भी चीज़ अगर इसको मानती है, भाई जो भी गाइडलाइन हाँ। कि आप इस तरीके से स्कूल चलाओ या इस तरीके से फीस लो, तो आप उसको फेवर करते हैं ना कि हुकूमत की गाइडलाइन फॉलो होना चाहिए। 100% होना चाहिए। हुकूमत के अगेंस्ट जाके कैसा चलेगा? तो हुकूमत ने हुकूमत के ऑर्डर को तो ओबे करना ही चाहिए। फी वगैरह जो FRA फी रेगुलेशन एक्ट वगैरह के तहत जो हुकूमत ने फीस तय की है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल वो प्रॉफिट नहीं ले सकती, वो प्रॉफिट गेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती, वो जो है मुनाफा नहीं कमा सकती। अदारा जो है, कोई भी एजुकेशन अदारा जो है वो मतलब प्रॉफिट लेने वाला अदारा या तिजारत का अदारा नहीं है, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता बिल्कुल। वो तो कौम की खिदमत करना, तालीम के लिए पैसा लगाना है सब। हाँ, तो उसके बदले लेकिन जो उसको बिजनेस बना के लिया जा रहा है सर, बाकायदा उसके एक प्रोफेशन जिसको हुकूमत ने बाकायदा ऑब्जेक्शन रख देते हैं। आज 14,000 15,000 की फीस ली जा रही है ईयरली। लेकिन मैं नहीं समझता कि में तो कोई उस पर बिजनेस कर रही, कर रहेंगे बिजनेस करने वाले स्कूल हैं, लेकिन के सोसाइटी में कोई बिजनेस नहीं हो रहा है इस पर। के सोसाइटी स्कूल का खर्चा स्कूल पे कर रही है, लेकिन टीचरों के साथ यकीनन नाइंसाफ़ी हो रही है। उनको फीस भरपूर मिलना चाहिए। सर आपके हिसाब से केमिस्ट की भी फी क्या होगी, आपको मालूम है? बच्चों की कुछ आपको इल्म है इस बात का? मेरे को थोड़ा सा भी इल्म नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहा हूँ। ये अभी मैं दोबारा करीब आया, क्योंकि एक सालों तक केमिस्ट में मेरे को यासीन वकील को और इनको परमिशन जैसा नहीं था। एक परमिशन कौन क्या रोकता है, एक तरीके से हमको दूर ही रखा गया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्शन लेने वाले और सही बात करने वाले रोकते। तो मैं काफ़ी सालों से उसमें दूर रहा, तो मैं साफ अल्फाज में कहता हूँ कि मेरे को उसका कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब मैं कंप्यूटर सेंटर का चेयरमैन था। तो जब कंप्यूटर सेंटर के लिए मैं टीचिंग करने के लिए टीचर रखा, तो मेरे को बोला गया कि इसको 700 रुपये पे, 94 की बात कर रहा हूँ मैं, इसको 900 रुपये पे, बहुत बहुत 1000 रुपये। मैं छकड़ा गया, बोलो इतनी पढ़ लिख के बेचारे आए हैं ये, और इतनी डिग्री लेके आए हैं, ये 700 रुपये में कैसा घर चलाएंगे और इनकी ज़िंदगियाँ कैसे चलेंगे? तो मैंने बहुत हंगामा किया। हंगामा करके मैंने अपना ये इस्तेमाल करते हुए, हालांकि मुर्जा अच्छा मेरे पे, मुर्जा फ़कीर साहब बहुत गुस्से में आए थे कि तू क्या कर रहा है। मैंने 3-3 हज़ार तक तनख्वाह लिया था। और आपको अगर यकीन नहीं होगा तो आप मेरे ज़माने के जो भी टीचर होंगे या जो रिटायर्ड होंगे उनको पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर सेंटर में फ़ीस बढ़ाने वाला टीचरों का कौन आदमी था, तो आपको वहाँ से सही जवाब मिलेगा। सर उनसे ही, मेरे मुँह से को छोड़ दो। सर 21 मई 2010 को जो गवर्नमेंट ने फाइनल हाँ। पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी इंस्टीट्यूट है हाँ। सबके लिए जो GR पास किया है, हाँ। उसके अंदर PT अप्रूवल एक पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन करके दिया है। हाँ। तो तमाम इख्तियारात उस वक्त फिर वालिदैन तंजीम, असातिज़ा तंजीम जो होती है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, उसको दे दिया गया है कि स्कूल के तमाम फीस कितनी लेना या स्कूल का डेवलपमेंट कैसे करना, वो PTA डिसाइड करेगी। लेकिन ऐसा नॉर्मली ज़्यादातर स्कूल में खासतौर से KVS में ये गाइडलाइन रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे, जबकि ये कानून बन गए। आप SS कोड भी आप देखोगे ना, जो सेकेंडरी स्कूल कोड जो कानून की किताब है, जिसके हिसाब से पूरी स्कूल की गाइडलाइन। ये आप कैसा ब्लेम लगा सकते हैं कि KVS में नहीं फॉलो हो रहा है? KVS में नहीं फॉलो हो रहा है, आप कैसा बोल सकते हैं? उस पूरी रिपोर्ट निकाली गई है, बाकायदा KVS के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल हुई है, तो कंप्लेंट की कॉपीज़ भी हमारे पास है, न्यूज़ भी ऑलरेडी चल रही पिछले 4-6 महीने से, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और जितनी कंप्लेंट दाखिल हुई इस ताल्लुक से यहाँ से लेकर मंत्रालय तक, वो सारी कॉपीज़ हमारे पास है। तो भिवंडी में क्या खाली KVS स्कूल में ही हो रही है? सब में नहीं हो रहा है, तो और जगह की भी दाखिल है। जैसे आप KVS सिर्फ एक ही सोसाइटी KVS भिवंडी में, तो कई चल रहे हैं ना। हाँ, तो फिर KVS के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है इस ताल्लुक से, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार KVS में हो रहा है। हम नहीं कह रहे, कागज़ कह रहे हैं जो ऑलरेडी दाखिल और इंक्वायरी बैठी है, जिसके ऊपर एजुकेशन बोर्ड ने इंक्वायरी बैठाई है, शिक्षण मंडल ने। मैं आपको उस ताल्लुक से ये खुद मेरे लिए न्यूज़ है। हाँ,
ये मेरे लिए न्यूज़ है। मैं एक चीज़ का तायद करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब आप चाहे कोई भी सोसाइटी रहे, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी रहे या भिवंडी की कोई भी एजुकेशन सोसाइटी रहे, कोई भी वो फॉलो होना चाहिए। मतलब आप ये चीज़ मानते हो कि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन आई वो फॉलो होना चाहिए, चाहे वो कोई भी नहीं कर रहा हो, वो गुनहगार। जो भी नहीं करेगा वो गुनहगार, वो गवर्नमेंट के नज़र में गुनहगार होएगा। अब उससे बचने का है वो गवर्नमेंट समझे और वो समझे। तो सर आपको अभी केमीएस में जो भी चल रहा है आप जिस इदारे की ये अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी चल रहा है मेरे को अच्छे आसार नहीं लग रहे, ये कल के लिए बहुत ख़राब आसार लग रहे हैं। और स्पेशली ये प्रॉपर्टी पे गोदाम बनने गए और बिकने के, ये तो कल गुड़साई की ज़मीन में पावर लूम के शेड बांध के दे देंगे कि चलो इनकम चालू करो सोसाइटी को। सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि गोरसई की सोसाइटी की जो 25 एकड़ जगह है, हाँ, वो भी बेचने के लिए मतलब फिराक में, ऐसा सुनने तो में आ रहा है। ऐसा मैंने भी थोड़ी सी अफवाहें सुना था, उसको मैं 100% नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन दाखिल किया था। उसके लेटर की कॉपी मैंने दिया कि यहाँ सोसाइटी कोई ज़मीन बेचने की कोशिश नहीं करेगी तो मैं उसके खिलाफ इसमें जाऊँगा, चेटी कमिश्नर के पास जाऊंगा, मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, और इंशाअल्लाह मेरे को अल्लाह ने ताकत दी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा, क्योंकि मैं कौम का सब बचाने की कोशिश करूंगा। मैं कौम का नुकसान नहीं चाहता, और जो कुछ भी आज केएमएस में चल रहा है वो 100% सही चल नहीं रहा है। समथिंग रॉन्ग देयर। व्हाट इज़ रॉन्ग वो सर्च करना है, वो देखना है, उसके अंदर घुसना है, और वो बहुत ज़रूरी है। आप एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे आवाम पब्लिक को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि केएमएस को प्रॉपर्टी बेचने से रोके, केएमएस के मेम्बरान को रोके कि ये केएमएस के प्रॉपर्टी बेच के केएमएस को बर्बाद मत करो, समझे, और सड़कों पे उतर आए उसके लिए कि ये केएमएस की बर्बादी नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत काम हो रहा है केएमएस के ख़िलाफ़, केएमएस वाले कर रहे हैं, खिलाफ नहीं। केएमएस में जो हो रहा है, ये जो सोच रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं, अभी इस पर बोल रहे हैं, वो आपने पेपर देखा, वो बोल रहे हैं कि लीज पर दी, इसमें लिखा है सेल। अब सेल वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं, क्या होते हैं, और लीज के किराए पे। हाँ, अब मैं तो लिस्ट पे सुनते आया, जब देखा उस पर तो सेल लिखा हुआ है। सर ये पेपर आपने किस तरीके से हासिल किया? ये मैंने एप्लीकेशन दिया था ना सोसाइटी में, दे कहाँ रहते समझे। बाद में मेरे को, मैं अपने ज़राए तो नहीं बताऊंगा कहाँ से लाया, समझे, मेरे आपने हाँ लीगल सोर्स से लाया मैंने, लेकिन मैं हासिल किया उसको। सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा, ये जो भी आपने इंटरव्यू या जो भी बातें दी है, हाँ, ये सोशल मीडिया पर चलाने की आपकी इजाज़त है ना, कि इसको आवाम में ये बातों को जो आपने ये दुनिया के कोई भी मीडिया पे चलाओ, मेरे तरफ से कोई आपको रुकावट नहीं है। मतलब ये सोशल मीडिया पे और ये बातें जो आपकी है, हाँ, ये खुलेआम चलेगी, इसके लिए आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बिल्कुल चला सकते हो उसको, एकदम ओपनली चला सकते हो, और बार बार चलाओ, और लोगों के दिमाग में भरो, मालूमात होना चाहिए, भिवंडी के लोगों के, आवाम की आँखें खुलना चाहिए। ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त नाचते हैं, बारिश के मेंढके से लोग बाहर निकलते हैं, सो जाते हैं। बल्कि एक चीज़ पे मेरा और भी सख्त ऑब्जेक्शन है कि जो कोकन मुस्लिम एजुकेशन में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ मोमिन बिठाया जाता है या अंसारी, ये भी बिल्कुल गलत है। मोमिन अंसारियों को क्यों नहीं दिए? 5 सीट में से कोई सीट दी जाती, खाली वाइस प्रेसिडेंट की क्यों दी जाती? क्यों नहीं उसको ट्रेजर की सीट दी जाती? क्यों नहीं उसको जनरल सेक्रेटरी की सीट दी जाती? क्यों नहीं उसको जॉइंट सेक्रेटरी की सीट दी जाती? मतलब ये भेदभाव होता है। ये भेदभाव के मैं हमेशा से बहुत खिलाफ रहा हूँ। ये वाइस प्रेसिडेंट की सीट ऐसी है कि रबड़ स्टैम्प, बस उसको कोई काम ही नहीं, आगे मीटिंग में बैठा है तो मुक्का बैठा है। ये वर्षों से मैं गम्मत देख रहा हूँ, इससे पहले नहीं आया होता था। रहू पंजाबी ट्रेजर रह चुके हैं इसमें। डमी पोस्ट है। हाँ, डमी पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट डमी है, इसके भी मैं बहुत खिलाफ। और ये क्यों इसमें भी अंसारी और मोमिन बेवकूफ़ बनते हैं मेरे को नहीं मालूम, समझे। मैं इस
चीज़ों के भेदभाव के बहुत खिलाफ रहने वाला है। अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरीके से दीगर बरादरी कुकनियों के अलावा जैसे अंसारी, लेकिन ये मैं ये भी बोलूँगा, ये भेदभाव भिवंडी के दूसरे सोसाइटियों में भी चलता है, नहीं होना चाहिए। जो होता है बोलूँगा, वो भी वहाँ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी सोसाइटी भी कर रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि मैं जानता नहीं हूँ कि कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता, मैंने अपने सोसाइटी का नाम लिया, लेकिन दूसरे सोसाइटियों में बाकायदा हो रहा है। यहाँ तक के कोकनी टीचर भी रखना नहीं पसंद करते हैं। ये भी बात बिल्कुल 100% सही है। मतलब कुर्बानी सभी लोग देते हैं, लेकिन हाँ। बाद में फायदा चंद लोग उठाते चंद लोग उठाते हैं। हैं। ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना सर चाहिए। एक आखिरी मैसेज मैं चाहूँगा आप दे दो कि जो भी गाइडलाइन हुकूमत की तरफ से आती है वो तमाम अदारों को, तमाम सोसाइटियों को फॉलो करना चाहिए कि नहीं, और करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, जो कि जैसे बहुत सारी शिकायत बताए ना, कंप्लेंट वगैरह, जो आपको एक हमारे लिए बिल्कुल नई बात है। तो इस तरीके से जो कंप्लेंट्स दाखिल हो रही है केमिस्ट के खिलाफ, क्योंकि हमारा बड़ा अदारा है, हम लोग सब ज़्यादातर उधर से ही पढ़े हैं, हमारे बाप दादा उधर से पढ़े हैं, और शहर की नाक है, हमारी इज्जत है केमिस्ट अदारा, बेशक तो हमारी नाक है, हमारी इज्जत है, मरकजी अदारा है। तो वहाँ पर बतौर खास ये चीज़ मतलब कानून का इत्लाक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस ताल्लुक में चाहूँगा आवाम को एक आखिरी मैसेज देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको, पहले भी बोल चुका था, अभी भी बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, गवर्नमेंट का ऑर्डर ओबे होना ही चाहिए। जो भी ऑर्डर हो, जिस इसमें भी गवर्नमेंट का ऑर्डर ओबे कैसे नहीं करेंगे और क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो बगावत वाली बात हुई, ये तो खिलाफ जाने वाली बात है। हर सोसाइटी को, हर किसी को गवर्नमेंट का ऑर्डर ओबे करना चाहिए। खाली कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी को नहीं, जितने भी सोसाइटी हैं, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के या महाराष्ट्र के या हिंदुस्तान के लिए लॉ है, तो उनको सबों ने जो गवर्नमेंट के लॉ है उसके अंडर ही चलना चाहिए। तो फिर इसीलिए जो इतने कंप्लेंट्स दाखिल हो रहे हैं स्कूल के खिलाफ, हाँ। उस ताल्लुक से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो अगर सही है तो उस पर सही डिसीजन आना चाहिए। अगर वो कंप्लेंट सही है या खाली खेलने के लिए या सोसाइटी को डैमेज करने के लिए कोई कर रहा है, किसकी तरफ से, आम पेरेंट्स की तरफ से? नहीं तो कोई डैमेज करने के लिए कर रहा है, कोई अपोजिशन वाला खिला रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो भी गलत है। तो उसकी पूरी बारीकी से इंक्वायरी होना चाहिए, तहकीक होने के बाद ये होना चाहिए भाई कि बगैर तहकीक किए उस पर कुछ बोलना भी जल्दबाजी होगी कि ये सही है, कि ये सच्चाई से हो रहा है, कि इसमें कुछ है। और हर फॉलो होने चाहिए, हाँ रूल्स फॉलो होने रूल चाहिए। फॉलो होना चाहिए, लेकिन सब ने करना चाहिए। खाली कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी उसकी जिम्मेदारी नहीं, नहीं, सब सब ने करना चाहिए उसने। लेकिन मेरे को ये हैरत हो रही है कि आपको भेजा किसने मेरे पास, आप उसका नाम लेना पसंद करेंगे? उसका नहीं, देखो ये तो इसी तरीके से, जिस तरीके से बातें सामने आती है, आपकी कंप्लेंट्स वगैरह की बातें सामने आई, तो उस तरीके से खुद ब खुद मार्केट में वो चीज़ें आती है। आपने चैरिटी को भी अप्रोच किया है, आपने बाकायदा सोसाइटी से जिस तरीके से आपने यहाँ मालूमात हासिल की है, पेपर कागजात निकाले, फिर आपके पास आए, आपने कागजात बाकायदा ट्रस्ट को बचाने के लिए आप जिस तरीके से लड़े, तो कैसा है कि बोले सूरज की रोशनी छुपती नहीं ना सर, तो इस तरीके से आपने ढूंढते आते हैं कि आप इतना माशाल्लाह अच्छा आपने कहा कि भाई इस तरीके से तमाम बातें निकलनी चाहिए, आनी चाहिए आवाम के सामने। नहीं, आने के लिए शुक्रिया आपका, मेहरबानी कि आपने मेरे को चुना, लेकिन मेरे को खुद हैरत हुई कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी तुम्हारे ज़रिए भी मैं कौम की खिदमत कर सकूँ, तुम मदद करो तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा आप लोगों का भी। हाँ बेशक बेशक, आप बोले तो हम जरूर मदद करेंगे। सोशल मीडिया पे नहीं, मेरे तरफ से फ्री है आपको ये, जो भी मेरे को पूछा मैंने जो भी जवाब दिया आपको, हर मीडिया पे इसको हम चला सकते बिल्कुल बेफिक्री से चला सकते। अभी चलाना आपका कमाल है, ये देखता हूँ मैं कि चलाते हो कि नहीं। हैं। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह।